हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया। उम्मीद करता हूं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इवन मैं तो कहता हूं क्या दौड़ रही होगी। चलो, लास्ट टाइम पे हमने बेटा पढ़ा था कोऑर्डिनेशन और मेटलर्जी। इस बार मैं आपके लिए लाया हूं पूरी की पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक थोड़ा सा थ्योरी बेस है, समझने को इसमें भी बहुत कुछ है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन हमारे अगर सिलेबस को ध्यान में रखा जाए तो इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट सॉरी थ्योरेटिकल पार्ट क्या होता है बेटा, ज्यादा आता है। ओके, आगे बाकी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक तो ऐसे हैं बेटा कि इसमें बहुत सारी चीजें समझने की होती हैं, रिएक्शन रटने की कभी नहीं होती है। मैं हमेशा कहता हूं हाँ, रिएक्शन कोई सी भी हो, चाहे इनऑर्गेनिक की हो चाहे ऑर्गेनिक की हो, मैं कभी एडवाइस नहीं करता कि आप उनको रटो, ठीक है ना। तो रिएक्शन को हमेशा क्या करना चाहिए बेटा, बैलेंस करके समझना चाहिए, ताकि हमें प्रोडक्ट याद रखने की जरूरत ना पड़े। और अगर इस चीज को आप बहुत ध्यान से देखना चाहते हैं तो एक बार देखिए, मैंने जो प्रहार, प्रयास, गौरव बैचेस में जो पढ़ाया है, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने रिएक्शंस को बैलेंस करना सिखाया है, ठीक है ना। बहुत सारे मैं क्यूएसपी देता रहता हूं, क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट, ओके, जो डायरेक्ट आपकी रिएक्शन को हिट करते हैं और आप आराम से रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। खैर, तो आज ये टॉपिक शुरू करने से पहले, जो YouTube पे वैसे तो नो डाउट आपके बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस मिलते हैं, लेकिन मैं उनमें कोई ऐसा मैसेज ढूंढने की कोशिश करता हूं जो बाय द वे मान लीजिए कि सभी के लिए बहुत जरूरी हो, एसेंशियल हो। तो मुझे एक मैसेज मिला। मैसेज क्या था कि सर, मैं एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहता हूं, इतने कम टाइम में क्या मैं एडवांस क्रैक कर सकता हूं? तो भाई पहले तो मुझे उसका ये क्वेश्चन देख करके एक बात समझ में आई कि उसका मेंस का जो परसेंटाइल है वो बढ़िया बना है। क्योंकि मेरी एडवाइस तो यह है कि भाई एडवांस के बारे में बाद में सोचो, पहले मेंस के बारे में सोचो, क्योंकि अभी वही आने वाला है, अभी अगले 2-4 दिनों में वही आने वाला है। लेकिन बच्चा किसके बारे में सोच रहा है? एडवांस के बारे में। यानी कि उसका ये क्वेश्चन बता रहा है कि उसकी मेंस की जो परसेंटाइल है वो बहुत अच्छी बनी है। तो भाई ऑल द बेस्ट, बढ़िया है, अच्छा है, आप कम से कम एक हर्डल से तो बाहर निकल गए, क्रॉस कर गए। अब बात आती है कि इतने कम समय में आपके मन में भी क्वेश्चन आता होगा, क्या सर कोई 1 महीने में, 20 दिन में, 25 दिन में क्या कोई एडवांस क्रैक कर सकता है? तो मेरा रिप्लाई है 100% हाँ, यस, कर सकता है। लेकिन उसको सबसे पहले मेरे ये कुछ पॉइंट्स फॉलो करने होंगे, तभी वो ये काम कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे सर जल्दी से पॉइंट्स बता दो। बिल्कुल बेटा, जल्दी से पॉइंट्स बताए देते हैं, और निश्चिंत रहना, मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बता देना चाहिए, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं ना, यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढते रहते हैं, कहीं से कुछ हमें स्ट्रेटेजी मिल जाए, कोई ट्रिक्स मिल जाए, टेक्निक्स मिल जाए, जो हम ये करिश्मा कर दिखाएं। तो भाई मेरे इसी बात को मैंने ध्यान में रख करके आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स लाया हूं जो मैं पूरी उम्मीद करता हूं, मतलब मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि वो आपके रिजल्ट को क्या करेंगे और इंक्रीज करेंगे। और अगर पूरे साल किसी बच्चे ने मान लो गड़बड़ की है तो उसको भी कम से कम सिलेक्शन तो दिला ही देंगे। रैंक भले चाहे मिले ना मिले, लेकिन सिलेक्शन तो मिल ही जाएगा। तो भाई आईआईटी में सिलेक्शन भी हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए इसी बात को ध्यान में रख के पॉइंट नंबर 1 मैं शुरू करने जा रहा हूं, और उसके पहले कॉपी पेन ले लेना, मेरे बताए हुए पॉइंट्स को कहीं पे अच्छे से लिख लेना, ठीक है ना। समरी बना करके लिख लेना, पॉइंट्स, ठीक है ना, बना करके लिख लेना और दीवार पे चिपका लेना। अगले 1 महीने आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट होता है बेटा, अपने ऊपर बिलीव करना, बिलीव योरसेल्फ, ठीक है ना। अपने ऊपर क्या करो, अपने ऊपर भरोसा करो। कहता है ना भाई, अपने ऊपर भरोसा है तो लाइफ में सब कुछ आप कर सकते हो। कोई भी इंसान किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हो, बात समझ में आ रही है? सबसे जरूरी यह है कि अगर वो उसमें सक्सेस चाहता है तो उसको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो ये भरोसा करो कि मैं 1 महीने में बहुत कुछ कर सकता हूं। बहुत से लोग सिर्फ सोचने में रह जाते हैं, करते नहीं है, सिर्फ सोचते रह जाते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फलाना नहीं। आप अंदर से दृढ़ निश्चय करें, नहीं मैं ये काम कर सकता हूं, ठीक है। तो अपने ऊपर क्या होना चाहिए? इंसान को बिलीव होना चाहिए कि हां, मैं 1 महीने में ये टारगेट चेज कर सकता हूं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
स्मार्ट वर्क, ना कि हार्ड वर्क। देखिए बच्चों को मैंने नोटिस किया है, एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपका भी यही क्वेश्चन होगा, आपने भी कभी ना कभी टीचर से पूछा होगा, सर कितने घंटे स्टडी करें? अरे भाई मेरे, 3-3 4-4 घंटे लगातार बैठ करके स्टडी करना, ठीक है? पढ़ाई कर रहे हो कि समाधि लगा रहे हो? योग साधना थोड़ी ना करनी है मेरे भाई, पढ़ाई करनी है फ्रेश मूड से। हर पल, आई रिपीट, हर पल अपना माइंड कैसा रखना है? एक्टिव रखना है, एनर्जेटिक रखना है, और उसके साथ पढ़ाई करनी है। तो क्या करें? स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क, अब आप बोलेंगे क्या मतलब सर? देखिए, हार्ड वर्क मतलब होता है कि बच्चा 3 घंटे 4 घंटे लगातार बैठा हुआ है, हाथ पांव सब सुन्न हो गए हैं, जब खड़ा हो रहा है तो पता ही नहीं चल रहा है कि हाथ पांव है भी या नहीं है, सब सो चुके। नहीं, ऐसी स्टडी नहीं करनी है। हमें क्या करना है? एटलीस्ट 2 घंटे की सिटिंग पावर, कितनी? 2 घंटे की सिटिंग पावर अपने अंदर डेवलप करनी है। 2 घंटे से ज्यादा हम लगातार स्टडी नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हर 2 घंटे के बाद कम से कम एटलीस्ट 15-20 मिनट या आधा घंटे का गैप लेंगे। जी हां, हमारा ब्रेन है बेटा, हीटअप हो जाता है। कहते हैं ना, जब गाड़ी लंबे समय तक चल रही होती है तो इंजन गर्म होकर सीज हो जाता है, बोलते नहीं बोलते हैं? हमारा ब्रेन भी है। एक समय के बाद क्या होता है? आप बैठे हुए हो, नोट करो, ऐसा होता है या नहीं होता है? आप बैठे हुए हो, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन दिमाग में घुस कुछ नहीं रहा है, उलझे हुए हो, एक ही क्वेश्चन को बार बार करे जा रहे हो, लेकिन आंसर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका दिमाग एग्जॉस्ट हो चुका है, गर्म हो चुका है, अब वो रिलैक्स चाहता है। तो 2 घंटे से ज्यादा लगातार पढ़ना नहीं बनता है। 2 घंटे के बाद 15-20 मिनट और मैक्सिमम आधा घंटे का एक गैप लेना बनता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट, क्या? ध्यान से सुनना। कम से कम सब्जेक्ट को क्या करना चाहिए? इस तरह से बदलना चाहिए कि कभी थ्योरेटिकल पार्ट आए और कभी मैथमेटिकल पार्ट आए। कहने का मतलब यह है कि अगर फिजिक्स पढ़ी है तो फिजिक्स के बाद डायरेक्ट मैथ्स मत उठाओ, डायरेक्ट फिजिकल केमिस्ट्री मत उठाओ। आपके सिलेबस में 3 पार्ट मैथमेटिकल पार्ट हैं जिनमें कैलकुलेशन चलती है, और 2 पार्ट आपके थ्योरेटिकल पार्ट हैं जिनमें प्योर थ्योरी चलती है। तो आपको क्या करना है? मान लो जैसे आपने फिजिक्स उठाई है तो उसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट उठा लो, या तो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक। फिर मान लो जैसे आपने मैथ्स, फिर आपने मान लो जैसे फिजिक्स पढ़ ली, उसके बाद आपने इनऑर्गेनिक पढ़ी, तो अब आप क्या बीच में ले आओ बेटा? मैथ्स ले आओ। मैथ्स के बाद आप क्या ले आओ? ऑर्गेनिक ले आओ। ऑर्गेनिक के बाद क्या ले आओ? फिजिकल केमिस्ट्री ले आओ। लगातार कैलकुलेशन करते रहने से भी दिमाग बोझिल हो जाता है, आप थकान फील करने लगते हो, और मालूम चलता है सिंपल कैलकुलेशन भी आप नहीं कर पाते हो। 3 × 3 9 बोलना है, आप 6 बोलना शुरू कर देते हो। ये स्थिति आ जाती है, और मुझे पता है इस समय आप मेरी बात सुन के मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि हां ऐसा होता है। तो स्मार्ट वर्क इसी को कहते हैं कि भाई आखिरकार पढ़ाई कैसे की जाए। तो 2-2 घंटे का पढ़ाई करना है, आधा घंटे या 15-15 20 मिनट का गैप लेके। और क्या करना है बेटा? पढ़ाई को, सब्जेक्ट को चेंज कर करके पढ़ना है। एक ही तरह की चीज खाते रहने से बोरिंग फील होता है या नहीं होता है? होता है। तो सब्जेक्ट का भी अपना एक फ्लेवर होता है बेटा, उसको क्या करना है? धीरे धीरे चेंज करते हुए चलना है। तो उस फ्लेवर को धीरे धीरे कैसे चेंज करना है? फिजिक्स के बाद डायरेक्ट मैथ्स ना उठाएं, फिजिकल केमिस्ट्री ना उठाएं, बीच में कोई इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट को क्या कर दें? सेट कर दें, ताकि थोड़ा सा ब्रेन को रिलैक्स मिले। ठीक है, तो ये तो रही हमारी कौन सी बेटा? स्मार्ट वर्क की बात। कितने पॉइंट्स हो गए? 2। पॉइंट नंबर 1 बिलीव, पॉइंट नंबर 2 स्मार्ट वर्क, ना कि हार्ड वर्क। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटजी। आप बोलते हैं कि सर हार्ड वर्क कर रहा हूं, स्मार्ट वर्क कर रहा हूं, वॉट एवर जो भी कर रहा हूं, इससे मिल जाएगी ना सक्सेस? गलत। स्ट्रेटजी का बहुत बड़ा रोल होता है। जी हां, स्ट्रेटजी का बहुत बड़ा रोल होता है। स्ट्रेटजी बनाइए। क्या बनाइए? स्ट्रेटजी बनाइए। अब आप बोलेंगे सर स्ट्रेटजी कैसे बनाए? अरे भाई, अपना एक जनरल टाइम टेबल बनाइए। क्या बनाइए? एक जनरल टाइम टेबल। अब आप बोलेंगे सर ये जनरल टाइम टेबल कौन सा होता है? भाई देखो, ऐसा है, मेरा मानना यह है कि घड़ी देख के काम नहीं होता। जी हां, घड़ी देख करके काम नहीं होता। मतलब
मैंने बोल दिया 2 घंटे में मुझे कम से कम 20 फिजिक्स के या मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं। अब मेरा क्या रहेगा, दिमाग लगा रहेगा, घड़ी बार बार देखता रहूंगा, अरे यार मेरे तो 10 ही क्वेश्चन हो पाए, 1.5 घंटे हो गए, अरे अगले आधा घंटे में मैं बाकी के क्वेश्चन कैसे करूंगा, सब बेकार हो गया। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी क्या होती है, फ्लॉप साबित होती हैं। और मुझे पता है आप कह रहे हो कि हाँ सर ऐसा होता है, तो ध्यान से सुनो, हमें करना क्या है, हमें अपने आप को एक टास्क देना है कि हमें करीब करीब इतने क्वेश्चंस, ठीक है ना, इतने आवर्स में, इतने ड्यूरेशंस के बीच में कर लेने हैं। यानी कि 2 से 2.5 घंटे में सिर्फ इतने क्वेश्चंस आप अपने आप को दो जो आप उस टारगेट को क्या कर सको, अचीव कर सको। कभी भी अपने आप को ऐसा टारगेट मत दो जिसको अचीव करने में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। रीजन, ये कोई भाई मतलब फिजिकल वर्क नहीं है। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये कोई फिजिकल वर्क नहीं है कि आखिरी समय में अगर क्या कहते हैं बस विनिंग पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तो थोड़ा सा तेजी से दौड़ के जीत जाएंगे। नहीं बेटा, ये पढ़ाई है। यहां पे टास्क वैसा ही देना चाहिए जो हेल्दी माइंड से, फ्रेश माइंड से, कूल माइंड से पूरा किया जा सके। क्या आपने नोटिस किया है, अक्सर आपने देखा होगा कि हम जब कोई बड़ा टास्क अपने आप को दे देते हैं, मान लो 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का, तो शुरू के 5-10 क्वेश्चन तो बढ़िया से बीत रहे होते हैं, फिर अगले 5-10 क्वेश्चन में घास कट रही होती है। और फिर होता क्या है, क्वेश्चन कर लेने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि मुझे ऐसा अपने आप को टास्क देना है जिसको मैं पूरा करके आराम से कूल फील कर सकूं, अपनी पीठ थपथपा सकूं। याद रखना बेटा, जिंदगी में कोई और नहीं है आपकी पीठ थपथपाने वाला आपके पेरेंट्स के अलावा, समझे। अगर पेरेंट्स के अलावा कोई है तो सिर्फ वो आप हो जो आप अपनी पीठ थपथपा सकते हो अच्छा करने पे। कुछ गलत कर दोगे ना 50 लोग सुनाने आ जाएंगे, लेकिन अगर अच्छा करोगे तो भैया साफ कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो, ये या तो आपके पेरेंट्स होंगे जिनका आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद होगा, हाँ कि अरे वाह बेटा तुमने बहुत अच्छा कर दिया, या फिर आपकी सफलता को असली देखा जाए तो आप खुद एंजॉय कर रहे होंगे। बाकी दूसरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इंसान जब सक्सेसफुल नहीं होता है ना, तब उसको 10 लोग गिनाने आ जाते हैं, तुमने ये गलत किया, तुमने वो किया, फलाना ढिमाका। तो आपको क्या करना है, फाइनली सब चीजों को अलग करके सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी पे फोकस करना है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 हो गए हमारे। नंबर 1 बिलीव, नंबर 2 क्या हो गया बेटा, आपका स्मार्ट वर्क, नंबर 3 क्या हो गया, स्ट्रेटेजी। नंबर 4, बच्चों की आदत होती है हाँ इधर उधर भागने की। यहां से ये थ्योरी मिली, वहां से वो थ्योरी मिली, यहां से ये क्वेश्चन मिला, वहां से वो क्वेश्चन मिला, 10 तरह की बुक इकट्ठी कर लेंगे और पूरे घर को घर ना बना के लाइब्रेरी बना देंगे। गलत, ये काम नहीं करना है। एंड टाइम पे हमें कोई भी नई बुक को टच नहीं करना चाहिए। जो बुक हमने सॉल्व की हुई है, भले चाहे वो आप पूरी सॉल्व कर चुके हो, मैं कहता हूं उसी को दोबारा से शुरू कर देना चाहिए। होता क्या है, कोई नए क्वेश्चंस करने में होता क्या है, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन तो एक्चुअल में वही रहते हैं, लेकिन उनको पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो हालांकि होता क्या है, कुछ बच्चों को ये चीजें पसंद भी आती हैं, लेकिन मैंने बहुत से बच्चों को क्या देखा है, इस वजह से नेगेटिव होते हुए देखा है। और एंड टाइम पे हमें पॉजिटिव बने रहना बहुत जरूरी है। तो कुछ नया एक्सप्लोर करने के बजाय जो राइट नाउ आपके पास है, आप उसको इंप्रूव करिए, उसमें सुधार लाइए, उसमें यह देखिए कि मैं इसमें क्या नया कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है। तो कुछ भी नया कोशिश करने के बजाय बढ़िया से जो चीज है उसको इंप्रूव करिए। कहते हैं ना कि जो नहीं मिला उसको रहने दो, जो है उसको संवारो, उसको बनाओ। तो भाई मैं वही कहना चाहता हूं कि कुछ नया इधर उधर से पता नहीं मतलब थ्योरी ले आएंगे, ये ले आएंगे, वो ले आएंगे, नहीं। अपने टीचर के क्लास नोट्स पे बिलीव करिए और जो आपको मॉड्यूल्स मिले हैं, जो आपको अब तक का क्वेश्चन बैंक मिला है, उस पर फोकस करिए, इधर उधर भटकना बंद करिए। दूसरी चीज, मैं बुक से थ्योरी पढ़ने की सलाह इसलिए भी नहीं देता हूं क्योंकि उसमें 2 प्रॉब्लम होती हैं। पहला, एक तो हमें यह नहीं पता होता है कि कितनी थ्योरी हमें पढ़नी है। बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत सी बुक्स के क्या कहते हैं नाम लेके बोलते हैं सर मैं ये पढ़ लूं क्या, वो पढ़ लूं क्या, ये कर लूं। नहीं,
बुक्स में एक तो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आपको ये नहीं पता कि मुझे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और दूसरा एक सीक्वेंस की भी प्रॉब्लम होती है। सीक्वेंस क्लियर नहीं होता है, कोई चीज पहले आ रही है, कोई चीज बाद में आ रही है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लो एक कोई भी एनसीईआरटी को ले लो, कुछ भी ले लो, अब उसमें जैसे शुरुआत में वर्नर्स थ्योरी दे दी या लिगैंड का नाम, लिगैंड्स के बारे में बता दिया। अब भाई जब तक मुझे लिगैंड का टाइप पता नहीं होगा, क्लासिफिकेशन नहीं पता होगा, कॉम्प्लेक्स पता नहीं होंगे, क्या होते हैं, किसे कहते हैं, तब तक मैं इन सब चीजों को कैसे समझ सकता हूं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं क्या कि थोड़ा सा अपनी इन चीजों को क्या करें, सिस्टमेटिक वे में रखें। कैसे रखें बेटा? सिस्टमेटिक वे में रखें। आपको क्या करना है, जो अभी तक का क्वेश्चन बैंक मिला है, जो अभी तक को आपको थ्योरी मिली है, सिर्फ आपको उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। ठीक है, अगला और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्या, टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट को अवॉइड मत करिए। जी हां, टेस्ट को अवॉइड मत करिए, जहां पे जो टेस्ट मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, और उस समय आपका कितना जो भी मेंटल प्रेशर आपके ऊपर होता है, वो सारी चीजें सहने की ताकत जो होती है, वो उसकी आपको प्रैक्टिस शुरू से करते रहने चाहिए। तो टेस्ट को कभी भी अवॉइड ना करें, कभी भी मिस ना करें, टेस्ट देते रहिए, वो आपकी प्रैक्टिस को बनाए रखेंगे। और चलते चलाते एक पॉइंट और मैं आपको क्लियर कर दूं, क्या, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ खिलवाड़ ना करें। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, जिस समय पढ़ने का समय होता है उस समय सो जाते हैं, ठीक है, और जिस समय सोने का समय होता है उस समय वो क्या करते हैं भैया, पढ़ते हैं, गलत करते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। रात की 10 बजे बैठेंगे, ठीक है, और सुबह की 5-6 बजे तक पढ़ेंगे, 4 बजे तक पढ़ेंगे, और पता नहीं क्या समझेंगे, ओ हमने तो भैया किले फतेह कर लिया। गलत, बहुत ही गलत करते हो। मैं कहता हूं रात की 10 बजे से लेकर के और सुबह की क्या कहते हैं 3 बजे तक, 4 बजे तक जो आपने पढ़ा है और जितना आपने समझा है, ठीक है ना, कितने आवर्स में, करीब करीब 5 से 6 घंटे में, आप सुबह के 2-3 घंटे पढ़ लो, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। बात समझ में आ रही है? वो 2-3 घंटे आपके 6 घंटे पे भारी पड़ेंगे। जितना अच्छी पढ़ाई आप एक रेगुलर वे में कर सकते हो ना, आप लोग क्या करते हो, बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ छेड़छाड़ करते हो। उसका क्या होता है, नतीजा क्या होता है, हाँ, क्लासेस में नींद आना, बुक उठाते ही आलस आ जाना, क्योंकि आप थक चुके होते हो, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ी हुई होती है। और सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, सबसे बड़ी समस्या ये होती है जब आप वाकई वो मेन से एडवांस का वो एक्चुअल पेपर देने जा रहे होते हो ना, और आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ी हो, मान लो दोपहर का पेपर है, बाई गॉड हालत खराब हो जाती है। मैंने कई बच्चों को परेशान होते हुए देखा है। तो मतलब आप कहोगे कि सर मैं वहां सो तो नहीं जाऊंगा, हाँ भाई तू सो तो नहीं जाएगा वहां, लेकिन अगर तेरा मूड भी फ्रेश नहीं होगा तो नो डाउट इन इट आप पेपर भी उतना अच्छा नहीं कर सकते जितना अच्छा आप कर सकते थे। तो अगर आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सुधारें, सोने के समय सोएं, जगने के समय जगें, ठीक है, और कम से कम एटलीस्ट 5 आवर्स या 6 आवर्स की नींद, 5 से 6 घंटों की नींद 100% लें। दैट्स ऑल। इससे कम नींद ना लें, क्योंकि इंसान का फ्रेश होना भी जरूरी है, उसका माइंड कूल रहना भी जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं आपने ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे और इनको फॉलो करिए। आप 1 महीने बाद खुद कहेंगे कि भाई एटीएस सर मजा आ गया, आपने बाकी बहुत सही एडवाइस दी थी, मैंने उसको फॉलो किया और मेरा रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप इस जो भी मैंने आज एडवाइस दी है उसको फॉलो करोगे। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं भाई। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ऑन कंबशन ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम इन एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है ना, द मेजर ऑक्साइड फॉर्म रेस्पेक्टिवली आर, क्या बनते हैं। तो भाई जैसे मान लो मेरे सामने कौन है बेटा, लिथियम है, कौन है, लिथियम, और कौन है लाला, सोडियम, और कौन है, पोटेशियम। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, लिथियम ऑक्साइड बना सकता है लेकिन परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकता। तो जब आप इसके सामने कितनी भी एक्सेस में एयर ले आओ, ठीक है, लिथियम क्या बनाएगा, ऑक्साइड ही बना पाएगा सॉरी
क्या बना पाएगा? ऑक्साइड ही बना पाएगा। अच्छा, फिर सोडियम को ले आओ। सोडियम की समस्या है कि ये क्या करता है बेटा? नॉर्मल ऑक्साइड भी बना सकता है, परऑक्साइड भी बना सकता है, लेकिन सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकता। लिथियम तो क्या बना सकता है? नॉर्मल ऑक्साइड बना सकता है, लेकिन परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड इतना एफिशिएंट नहीं होता कि ये बना पाए। ऐसा एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि ट्रेसेबल अमाउंट में बनता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि नेग्लिजिबल है, तो ना ही मान के चलते हैं कि नहीं बनता है एक तरह से। तो लिथियम जो है नॉर्मली क्या बनाएगा? नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम क्या करेगा? परऑक्साइड बना सकता है मैक्सिमम। क्या बना सकता है? परऑक्साइड। तो ये परऑक्साइड बनाएगा एक्सेस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। और आपका जो पोटेशियम है, पोटेशियम हो गया, रूबिडियम हो गया, सीजियम हो गए, ये नॉर्मल ऑक्साइड भी बना सकते हैं, परऑक्साइड भी बना सकते हैं और सुपर ऑक्साइड भी बना सकते हैं। तो भाई एक्सेस ऑफ एयर में ये कहां तक जाएगा बेटा? सुपर ऑक्साइड तक जाएगा। तो आइए इस ऑप्शन को ढूंढे जल्दी से ढूंढो कौन सा आंसर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है। अरे यार, अच्छा हाँ ये आ रहा है बी। मैंने सोचा कहीं मिसप्रिंट हो गया है और आंसर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। याद रखना, इसमें मैंने एक कंसेप्ट बताया है, आई रिपीट, इसको रटने की जरूरत नहीं है। मैंने एक कंसेप्ट बताया है क्या? कि लिथियम जो होता है ड्यू टू स्मॉल साइज परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकता, तो लिथियम क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम सुपर ऑक्साइड तो नहीं बना सकता, लेकिन परऑक्साइड बना सकता है। और पोटेशियम तो सुपर ऑक्साइड भी बना सकता है। याद करो, पढ़ाते समय मैंने बोला भी था क्या कि पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम पूरी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ये तीन मेटल हैं जो सुपर ऑक्साइड बनाने में क्या है बेटा? कैपेबल हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। द मेटल मेनली यूज इन डिवाइसिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज। बेटा ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब देखते ही टिक कर देना चाहिए, ठीक है ना? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। सीजियम क्या है बेटा? सीजियम। तो सीजियम का यूज होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है? टू एलिमेंट्स A and B have similar chemical properties. Okay, they don't form solid hydrogen carbonate but react with nitrogen to form nitride. A and B respectively are. अब देखो, जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है जिसको अगर हम कैच कर ले तो वो क्वेश्चन हमारा तुरंत सॉल्व हो जाता है। देखिए इसमें वो इंफॉर्मेशन क्या है? दे डोंट फॉर्म सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बाइकार्बोनेट इनके क्या है बेटा? सॉलिड नहीं है, यानी कि लिक्विड है। तो याद करो, फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम है जो सॉलिड बाइकार्बोनेट नहीं बनाता, कैसा बनाता है? लिक्विड बनाता है। और सेकंड ए ग्रुप में तो खैर होते ही सारे के सारे कैसे हैं? लिक्विड। तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट ए ग्रुप से तो क्या होना चाहिए? लिथियम, और सेकंड ए ग्रुप से हमने क्या ले लिया? मैग्नीशियम। तो ये कॉम्बिनेशन क्या होगा? हमारा फिक्स होगा, और कोई ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं। सोडियम जो है वो बाकायदा प्रेसिपिटेट बनाता है, सॉलिड बाइकार्बोनेट बनाता है। सीजियम भी सॉलिड बाइकार्बोनेट बनाता है। फर्स्ट ए ग्रुप में केवल और केवल लिथियम है जो लिक्विड फॉर्म में बनाता है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं बेटा जो हिंट, मतलब जो दी हुई होती हैं एज ए इंफॉर्मेशन, उनको पकड़ लेना चाहिए, ठीक है ना? चलिए दूसरा एक और भी है कि अपनी एनसीईआरटी को अगर अपन फॉलो करें, बोर्ड बुक को फॉलो करें, तो उसमें साफ लिखा है नाइट्रोजन केवल लिथियम से ही रिएक्ट करता है। तो बेटा इसलिए घुमा फिरा करके आंसर तो फाइनली क्या आना था? लिथियम ही आना था। तो लिथियम और मैग्नीशियम इसका क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। आगे देखते हैं, अगला क्या है? द मेटल दैट फॉर्म नाइट्राइड बाय रिएक्टिंग डायरेक्टली विद नाइट्रोजन ऑफ एयर इज। अब भी अभी बता करके चुका हूं पिछले क्वेश्चन में। लिथियम है पूरी क्या कहते हैं? एस ब्लॉक में। यहां पे जो दिया हुआ है ना, पोटेशियम, लिथियम, रूबिडियम, सीजियम, तो एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ए ग्रुप है उसमें केवल लिथियम है जो नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है। आई रिपीट, किससे रिएक्ट करता है बेटा? नाइट्रोजन से, और लिथियम नाइट्राइड बनाता है। क्या बनाता है? लिथियम नाइट्राइड बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? लिथियम हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? द आयनिक मोबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज मैक्सिमम फॉर। ज्यादा से ज्यादा आयनिक मोबिलिटी कौन शो करेगा? तो भाई मेरा सीधा सा जवाब है, ध्यान से सुनना। होता क्या है कि मान लो कोई एक सेलिब्रिटी है और एक कोई कॉमन पर्सन है,
तो अगर मान लो आपके सामने एक सेलिब्रिटी आ जाए और एक कॉमन पर्सन आ जाए, तो आप सेलिब्रिटी को क्या करेंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे, हाँ या ना? और वहीं पे एक बेचारा कोई कॉमन पर्सन है तो उसको मालूम चला कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो अब जब सेलिब्रिटी को चारों तरफ से खूब सारी भीड़ ने, क्राउड ने क्या किया, घेर लिया, तो अब उसका इधर उधर जो मूवमेंट है वो कम हो गया, करेक्ट? तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि उसकी मोबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो होता क्या है, जिस कैटायन का साइज जितना छोटा होता है उसमें अट्रैक्शन पावर उतनी ज्यादा होती है, और अट्रैक्शन पावर जितनी ज्यादा होती है वाटर मॉलिक्यूल उसको चारों तरफ से उतना ज्यादा घेर लेते हैं। हम कहते हैं कि देखो इसकी एक्वस रेडियस कितनी बड़ी हो गई। तो कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उसकी एक्वस रेडियस उतनी ज्यादा होगी, और एक्वस रेडियस जितनी ज्यादा होगी उसकी आयनिक मोबिलिटी उतनी कम होगी। तो यहां पे हमें क्या करना है, मैक्सिमम पूछा है, तो जो हमने बोला है उसका उल्टा कर देते हैं। क्या कि जिस कैटायन का साइज जितना बड़ा होगा उसकी एक्वस रेडियस उतनी छोटी होगी, और जिसकी एक्वस रेडियस जितनी छोटी होगी उस आयन की मोबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो माय डियर, मेरा बेस्ट आंसर मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, Rb+, क्योंकि इसी कैटायन का साइज सबसे बड़ा है और इसी की एक्वस रेडियस सबसे छोटी होगी, और क्योंकि इसकी एक्वस रेडियस सबसे छोटी है तो इसकी आयनिक मोबिलिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। ठोको ताली। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। द मेटेलिक सोडियम, ठीक है ना, dissolve in liquid ammonia to form a deep blue color solution. The deep blue color is due to formation of। अगर आप लोगों ने मुझसे बेटा एस ब्लॉक पढ़ा हुआ है तो मैंने एस ब्लॉक पढ़ाते समय मंजिल बैच में भी पढ़ाया, प्रहार, प्रयास सब बैचेस में पढ़ाया है। मैं बार बार ये बात इसीलिए गिनाता रहता हूं ताकि भाई अगर किसी ने ना पढ़ा हो तो वहां जाकर के देख लो, ठीक है? वैसे कल आपके व्यूज बता रहे हैं मुझे, अचानक रातों रात बहुत सारे व्यूज बढ़ गए। मैंने कल ये नोटिस किया था, मैं देखना चाहता था कि आप लोगों ने क्या कहते हैं मेटलर्जी वाला वीडियो देखा या नहीं देखा जाके। तो मैंने कल क्या किया था, मैंने एक चालाकी की थी। मैंने यहाँ पे जब आपको बोला ना कि यार मेटलर्जी वाला देखना, अच्छे से देखना, तभी मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। मैंने कहा चलो यार देखते हैं कि ये देखते हैं नहीं देखते हैं। तो मैंने क्या किया, क्लास खत्म होती है उसके व्यूज काउंट किए थे। मैंने कहा इसके व्यूज कितने हैं, चलो देखते हैं ये देखते हैं नहीं देखते। अगले दिन मैंने जब आज मॉर्निंग में मैंने उसको देखा तो मुझे दिखाई दिया कि व्यूज अचानक बढ़ गए। तो इसका मतलब यह है कि आपने उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा। तो भाई मेरे, इसी तरह से चीजें जो टीचर बताते हैं उसको फॉलो करते जाइए और एक शानदार रैंक ला करके दिखाइए, ठीक है ना? तो जिन बच्चों ने मेरी कही हुई बात को फॉलो किया और उन व्यू और क्या कहते हैं वो मेटलर्जी को देखा, तो भैया रियली यानी कि वो बच्चे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो चीज है यार उसको आज ही निपटाओ ना, कल पे क्यों छोड़ना, कल कुछ नया करेंगे, ठीक है ना? कहते हैं ना आज कुछ तूफानी करते हैं, तो भैया आज हमने ये तूफानी किया कि आज जो सर ने हमें बोला वही हमने करके दिखा दिया, बस यही था कि आज हमने तूफानी कर दिया। अब कल कुछ नया ढूंढेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कल पे मत टालो, ये बात ध्यान रखो, कल कभी नहीं आता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। हाँ आलस आता है, बस ये बात ध्यान रखिए, कल कभी नहीं आता। जो करना है आज कर डालो बस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने एस ब्लॉक में ये क्वेश्चन कराया हुआ है बेटा, आई मीन पूरा का पूरा टॉपिक ही पढ़ाया हुआ है एस ब्लॉक में। मेटल लिक्विड अमोनिया से जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। तो देखो भाई, कंडक्टिविटी जो होती है वो आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होती है, लेकिन अगर कलर की बात करूं तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेरे हिसाब से इसका बेस्ट आंसर होगा क्या, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, करेक्ट? ये इसका बेस्ट आंसर होगा, आंसर इज ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, क्या पूछा है बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा भाई। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द एल्कली मेटल, बिल्कुल सही बोला है। वैसे तो नीचे जाने पे रिड्यूसिंग नेचर क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन लिथियम एक्सेप्शनली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये लाइन बोर्ड बुक में भी साफ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा,
लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव विद वाटर एमंग द एल्कली मेटल। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। लिथियम इतना तेजी से रिएक्ट करना पसंद नहीं करता, बाकी तो बहुत तेजी से कर लेते हैं, ठीक है ना। LiNO3 डिकंपोज होता है ऑन हीटिंग टू गिव LiNO2 प्लस O। बस यहां पे गड़बड़ हो गई, ये इस तरह से ब्रेक नहीं होता, ये आई रिपीट इस तरह से ब्रेक नहीं होता। LiNO3 जब ब्रेक होता है, आई रिपीट LiNO3 जब ब्रेक होता है तो कैसे ब्रेक होता है बेटा, Li2O प्लस NO2 प्लस O में ब्रेक होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। आई रिपीट स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है बेटा, सही नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, बाकी ये भी स्टेटमेंट सही है कि LiCl जो है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में एक्वा सॉल्यूशन में ये बनाता है, हाँ बनाता है, बिल्कुल बनाता है। बाकी एस ब्लॉक के जो अदर हैलाइड्स होते हैं वो इस तरह के हाइड्रेटेड हैलाइड्स नहीं बनाते, लेकिन लिथियम जरूर बनाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, द एलॉय यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट इज। बेटा ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, नो डाउट इन इट। एलॉय वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और कभी भी पूछ लिए जाते हैं। आप भी देख सकते हैं 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का जो एलॉय होता है वो इस तरह के एयरक्राफ्ट बनाना पसंद, मतलब एयरक्राफ्ट में बनाने में यूज होता है, क्योंकि थोड़े से हल्के मेटल्स होते हैं और इनमें रस्टिंग इतनी आसानी से नहीं होती है, ठीक है ना। रस्टिंग बोले तो जंग लग जाना होता है ना, वो इतनी आसानी से नहीं होती है और लाइट वेटेड होते हैं, हल्के होते हैं। तो ऐसे ही मेटल का यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट को बनाने में जो थोड़ा सा हल्के हो, लाइट वेटेड हो। चलिए अगला आता है द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन द सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज रेस्पेक्टिवली आर। बेटा BeCl2 है, क्या है, BeCl2। तो BeCl2 जो होता है बेटा सॉलिड फेज में पॉलीमर फॉर्म में मिलता है। किस में मिलता है, सॉलिड फेज में। आई रिपीट सॉलिड फेज में कैसा मिलता है, पॉलीमर फॉर्म में, BeCl2 का होल N, करेक्ट। और वहीं पे वेपर फेज की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, वेपर फेज में ये कैसे मिलता है बेटा, वेपर फेज में मिलता है ये डाइमर फॉर्म में, Be2Cl4। एंड आपको बता दूं कि इसमें 3C4E बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है, 3C4E बॉन्डिंग होती है। बच्चों के सामने अक्सर एक चैलेंज होता है कि मैं कैसे पहचानूं कि 3C4E है कि 3C2E है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर है तो 3C4E, अगर सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर नहीं है तो 3C2E। वेरी सिंपल, मैं दोबारा बोले देता हूं, अगर सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर है तो 3C4E, अगर सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर नहीं है तो 3C2E। ओके, अगर मान लो 2 मिनट के लिए यहां पे BeH2 होता तो क्या होता, तो बेटा BeH2 अगर डाइमर या पॉलीमर बना रहा होता तो उसमें क्या होता है बेटा, 3C2E होता, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन क्लोरीन के पास लोन पेयर है। दैट्स वाई इसमें क्या है बेटा, 3C4E बॉन्डिंग है। तो ये पहचानने का तरीका होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस पे और भी कई क्वेश्चंस आ चुके हैं और आते रहेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। वेरी सिंपल, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग आते सब, कितनी बार बता चुका हूं, ठीक है ना। और ये जो है ना, इसमें से अभी हाल में भी इस साल भी एक क्वेश्चन आकर के चुका है आर्सेनिक या पता नहीं किसका, मतलब एंटीमनी किसी एक का पूछा गया है कि बताओ ये एम्फोटेरिक होता है या नहीं होता है। तो आई थिंक अब तो आपको याद रखना चाहिए भाई, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैट्रिक दोबारा बोले देता हूं, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग आते सब। तो भाई जो बेकार वर्ड आया वो बेकार किसके लिए आया, Be के लिए आया। तो आंसर इज ए, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एक एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है। बाकी सारे मेटल हाइड्रोक्साइड कैसे हैं बेटा, बेसिक। कैसे हैं, बेसिक नेचर के हैं। बाकी तो सब कैसे हैं, बेस। बस वही है कौन, एम्फोटेरिक। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इससे जुड़ी हुई एक शानदार इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दूं,
सेकेंड ए ग्रुप में बेरिलियम को रखा गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, लेकिन ध्यान रखना हम उसको एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहते क्योंकि वो एम्फोटेरिक है। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए क्या सेकेंड ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या सबको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि बेरिलियम कौन है? एम्फोटेरिक है। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखिए, मैच द फॉलोइंग आइटम इन कॉलम 1 विद द करस्पॉन्डिंग आइटम इन कॉलम 2। हमें दोनों कॉलम्स को मैच करना है और फिर आंसर निकालना है। मेरे हिसाब से ये तो बहुत ही सिंपल है, सबको पता होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, याद करो वॉशिंग सोडा होता है और सॉल्वे प्रोसेस यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए। कुछ याद आया? मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करें तो बेटा याद करो हमने पढ़ा हुआ है, वो परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस हमने पढ़ी हुई है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनकी वजह से जो वाटर में इंप्योरिटीज जो पाई जाती हैं, ये सब वो एक तरह की टेम्परेरी हार्डनेस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? टेम्परेरी हार्डनेस, जिनको आसानी से रिमूव किया जा सकता है। दैट्स व्हाई दे कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? टेम्परेरी। अगर मुश्किल से उनको रिमूव किया जा पाए तो उसको बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस, लेकिन अगर उनको आसानी से रिमूव किया जा सकता है तो उनको हम बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस जो होता है वो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से होता है। NaOH बनाने के लिए सबको पता है लाला, कास्टर केल्नर सेल प्रोसेस का यूज किया जाता है, याद करो। और रही बात ये जो है आपके सामने एक तरह का क्या है, सिलिकेट टाइप का ही मान लीजिए, सिलिकेट नहीं, एक तरह का यू मान लीजिए कि इंग्रेडिएंट है। क्या है बेटा? इसका एक पार्ट है जो सीमेंट में यूजुअली यूज होता है। सीमेंट बनाने में क्या होता है बेटा? यूजुअली यूज होता है, ठीक है ना। एक तरह का सब्सटेंस मान लीजिए जो सीमेंट बनाने में यूज होता है। तो वो क्या है, कैसे है, आइए आंसर मैच कर लें। 1 का क्या होता है बेटा? जरा ध्यान से देखना, सी। तो 1 का सी मुझे किस किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? बी और डी में दिखाई दे रहा है। तो ए भी नहीं है और सी भी नहीं है, ठीक है। फिर बचा कौन? बी और डी। आइए चेक कर लेते हैं। सेकंड का आंसर क्या होना चाहिए लाला? सेकंड का आंसर डी होना चाहिए। तो भाई वो मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा मेरे लिए? डी, दिल्ली। तो ये बात मैं हमेशा बोलता आया हूं और अभी भी बोलता रहूंगा, क्या कि 2-3 ऑप्शन तो आउटराइट गलत होते ही होते हैं। आप देख लीजिए 2 ऑप्शन तो गलत होते ही होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखिए पूछ क्या रहा है और फिर ऑप्शन को बढ़िया से अच्छे से घूर के देखो। 2-1 ऑप्शन तो खुद ही चिल्ला उठेंगे कि भैया हम गलत हैं, हम नहीं है, ठीक है ना। अब बाकी बचे हुए में से ढूंढ लो क्या सही है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, 2 ऑप्शन तो गलत होते ही होते हैं। चलो आगे, C60 एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कंटेंट्स, ठीक है ना। C60 जो होता है बेटा BMF को बोला जाता है। BMF की फुल फॉर्म होती है बकमिस्टर फुलरीन्स, नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। अब पूछा गया है कि भाई C60 में क्या है, तो भाई C60 में क्या होता है बेटा? हेक्सागोनल और पेंटागोनल 2 तरह की रिंग्स होती हैं, ठीक है ना। अब ये देखना है कि कौन कितना होता है। तो पेंटागोनल तो फिक्स होता है और वो कितनी होती है बेटा? 12। और हेक्सागोनल जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 20। लेकिन ध्यान रखना पेंटागोनल फिक्स है लेकिन हेक्सागोनल वेरिएबल है। और हेक्सागोनल रिंग्स को निकालने का जो एक तरीका होता है वो क्या होता है? n/2 - 10, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स को कैलकुलेट करने का। फॉर एग्जांपल यहां पे C60 दिया हुआ है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है बेटा? 60 है। तो 60 डिवाइड बाय 2 माइनस 10, आंसर इज 20। तो इसका मतलब यहां पे करेक्ट आंसर हो गया हमारा डी। तो मैं फिर कह रहा हूं और हमेशा कहता रहूंगा, प्लीज इनऑर्गेनिक को रटना छोड़ दीजिए। बच्चे इसको याद करके जाते हैं, बीएमएफ में 12 पेंटागोनल रिंग होती हैं, 20 हेक्सागोनल होती हैं। अरे मेरे भाई, कल को मान लो वहां C60 की जगह C70 दे दिया, C80 दे दिया, C90 दे दिया, फिर क्या करोगे? तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, और ध्यान रखना ऐसे ही नंबर दिए जाएंगे, ऐसे नहीं दिए जाएंगे। ऑड नंबर नहीं दिया जाएगा कि सर आप बोलो सर मान लो C65 दे दिया तो क्या करूंगा। अरे ऐसे नहीं होता है, नंबर फिक्स है, ठीक है ना। 60, 70,
अप टू 600 तक आज तक डिस्कवर किए जा चुके हैं, या शायद इससे भी अब तो आगे निकल चुके होंगे, ठीक है ना। तो बाय द एंड समरी इज दिस, इनको रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है। 12 पेंटागोनल्स होती हैं, ये फिक्स है, और हेक्सागोनल आप निकाल सकते हो, और वो कितनी है? 20। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द हाइड्राइड दैट इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है भैया, पूरा है, सैचुरेटेड है, ऑक्टेट कंप्लीट है। मेरे हिसाब से तो कोई भी देख के बता देगा आंसर इज SiH4, जिसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। बहुत से बच्चों को लगता है कि B2S6, आई रिपीट, बहुत से बच्चों को लगता है कि सर B2S6 तो डाइमर बना रहा है, उसका तो ऑक्टेट पूरा हो जाना चाहिए। गलत, उसका ऑक्टेट भी पूरा नहीं होता है। ये बोरॉन है, ये बोरॉन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, और यहां पे हाइड्रोजन। करेक्ट। नाउ देखो भाई ध्यान से, ये इसमें 3C2E बॉन्डिंग हो रही है, ये तो मानते हो। कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? 3C2E। अब 3C2E बॉन्डिंग हो रही है तो दो इलेक्ट्रॉन जो यहां पे थे, वही दो इलेक्ट्रॉन यहां पे भी काम आ रहे हैं, और यहां पे जो दो इलेक्ट्रॉन थे, यही दो इलेक्ट्रॉन यहां पर भी यूज हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि इस पूरे 3C2E बॉन्डिंग में जहां 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, वहां 2 इलेक्ट्रॉन से काम चलाया जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि इस पूरे साइकिल को अगर ध्यान से देखें, इस पूरे ब्रिज बॉन्ड को, तो जहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन से काम चलाया जा रहा है। जी हां, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 4। यहां कितने चाहिए थे? 4। कितने हो गए? 8। तो पूरे में कुल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, और काम कितने से चलाया जा रहा है? 4। तो बोलो यार, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर, हुआ। तो इसलिए ध्यान रखना, बहुत से बच्चे होते हैं इस क्वेश्चन में अटक जाते हैं, वो सोचते हैं B2S6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होना चाहिए, लेकिन B2S6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन B2S6। अभी मैंने B2S6 का डायग्राम बनाया था, आइए दोबारा से बनाए देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये लीजिए, बनके तैयार भी हो गया। ओके, ये लो। अब इसने पूछा है कि 2C2E बताइए और 3C2E बताइए। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं सर हमें 3C2E तो पता है, ये 3C4E भी पता है, ये 2C2E क्या भला है? अरे भाई मेरे, दो एटम है मान लीजिए, ठीक है, और उनके बीच में एक बॉन्ड है, और वो एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से नॉर्मली बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से। तो वो जो 2C2E की बात कर रहा है ना, वो एक्चुअल में नॉर्मल बॉन्ड की बात कर रहा है। होता क्या है ना, कई बार बोलने का तरीका बहुत मैटर कर जाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, बोलने का मैटर बहुत तरीका कर जाता है। उससे क्या होता है ना, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि सामने वाला पूछ क्या रहा है। तो उसने बोला 2C2E, मतलब वो एक नॉर्मल बॉन्ड पूछ रहा है। 2C2E मतलब 2 सेंटर एटम और 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2C2E एक नॉर्मल बॉन्ड। तो फाइनली 2C2E और 3C2E। तो 2C2E कौन है? एक तो ये है, 1 2 3 और 4, और 3C2E कितने हैं बेटा? 2, एक ये और एक ये। तो 4 तो 2C2E हो गए, और 2 कितने हो गए? 3C2E हो गए। यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? बॉम्बे। बोले तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। बेरिलियम और एल्यूमिनियम एग्जिबिट मैनी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज रखते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम, ठीक है ना, सॉरी बेरिलियम और एल्यूमिनियम, ठीक है ना, विच आर सिमिलर बट 2 एलिमेंट डिफर इन। बहुत सी प्रॉपर्टीज रखते हैं जिनमें वो सिमिलरिटी शो करते हैं, कौन? बेरिलियम और एल्यूमिनियम। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें वो डिफर भी हैं, डिफरेंट भी हैं। तो वो क्या है? तो पहली बात तो ध्यान से सुन लो भाई, बेरिलियम और एल्यूमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। क्या शो करते हैं बेटा?
डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, इसलिए इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। लेकिन किसी मुद्दे पे क्या होता है ना, कहते हैं ना यार ठीक है हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन किसी मुद्दे पे हो सकता है कि हमारे विचार, हमारे थॉट्स मैच ना करें। ओके, तो जरा ध्यान से सुनना, क्या दोनों कोवेलेंट हैलाइड बनाते हैं? हाँ साहब बनाते हैं। BeCl2 एक तरह का कोवेलेंट है। हाँ, आप बोलेंगे भाई कैसे, जरा ध्यान से देखना भाई कैसे। जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, कहां गया, ये रहा, ये रहा, ये लो। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये क्वेश्चन कराया है BeCl2। बेटा इसमें हम 3C4E सब बातें कर रहे हैं, ये कोवेलेंट कैरेक्टर के ही तो सिम्टम्स हैं। आयनिक कंपाउंड में तो आप ब्रिज बॉन्डिंग बता नहीं दोगे। अगर ये आयनिक होते तो हम इसमें ब्रिज बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। तो हम अगर इसमें ब्रिज बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा है कि ये कोवेलेंट कंपाउंड है। अगर आयनिक होते तो हम ब्रिज बॉन्डिंग इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ओके, चलिए तो अब बात आती है, वापस से जरा ध्यान से देखिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो या बेरिलियम क्लोराइड हो या अदर हैलाइड्स हो, मतलब तो कोवेलेंट होते हैं, ये बात सही है। पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, ये बात भी सही है। BeH2 पॉलीमर बनाता है, AlH3 भी पॉलीमर में मिलता है। BeH2 क्या बनाता है बेटा, पॉलीमर बनाता है। AlH3 भी किस में मिलता है बेटा, पॉलीमर में देखने को मिलता है। बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। दोनों एम्फोटेरिक नेचर रखते हैं, हाँ ये बात भी सही है। Be का भी ऑक्साइड जो है BeO वो भी एम्फोटेरिक है, Al2O3 भी एम्फोटेरिक है। लेकिन अलग कहां है, अलग है कोवेलेंसी में। बेरिलियम अगर देखूं तो नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। और एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम 6 बॉन्ड भी बना सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये वैलेंसी के मामले में, बॉन्ड बनाने के मामले में क्या है, अलग है, ठीक है ना। एक 3 बॉन्ड बना, एक 4 बॉन्ड बना पाता है, एक कितने बना लेता है, 6 बॉन्ड भी बना लेता है। तो कोवेलेंसी के मामले में ये क्या है बेटा, अलग है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, आपके सामने कुछ मॉलिक्यूल दिए हैं और पूछा गया है कि बताओ भाई कौन प्लेनर है, कौन नॉन प्लेनर है, कौन ज्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक है। तो अब आप सोचिए कि इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा। 2 मिनट के लिए कूल माइंड होकर के सोचिए कि मुझे इनके बेसिक नेचर को पता करना है, मुझे इनकी प्लेनरिटी को पता करना है कि ये प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, क्या कंसेप्ट लगेगा। जी हां, इसमें लगेगा बैक बॉन्डिंग। क्या लगेगा, बैक बॉन्डिंग। हमें 2 मॉलिक्यूल बनाने पड़ेंगे। एक तो ये हो गया हमारा, कौन सा, जरा ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन और SiH3 SiH3 SiH3, करेक्ट। और एक हमें यह बनाना पड़ेगा NCH3, करेक्ट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम बोलते हैं बेटा ट्राइसिलाइल एमीन। जी हां, क्या बोलते हैं, ट्राइसिलाइल एमीन। और इसको बोलते हैं बेटा ट्राइमिथाइल एमीन। अच्छा, दोनों ही केस में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, लेकिन इसका लोन पेयर एज इट इज पड़ा हुआ है, जबकि इसका लोन पेयर क्या हो गया बेटा, सिलिकॉन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में चला गया और बैक बॉन्डिंग के काम आ गया। यानी कि नाइट्रोजन से सिलिकॉन में लोन पेयर चला गया, यानी कि 2p पाई 3d पाई टाइप की बैक बॉन्डिंग इसमें हो गई। तो जब इसमें बैक बॉन्डिंग हो गई, लोन पेयर चला गया, अब यहां पे कोई इसको रोकने टोकने वाला नहीं है, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर कैसी हो गई, प्लेनर हो गई। तो ये मॉलिक्यूल फाइनली प्लेनर कंसीडर होता है और ये पिरामिडल कंसीडर होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये लोन पेयर अपना दे सकता है, लेकिन ये अपना लोन पेयर नहीं दे सकता है क्योंकि वो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया है। तो जो आसानी से लोन पेयर दे सकता है बेटा, वो ज्यादा अच्छा लुईस बेस होगा। लोन पेयर देने वाले कौन होते हैं, लुईस बेस। तो यहां पे क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ट्राइसिलाइल एमीन इज प्लेनर। बात तो सही है, प्लेनर है, एंड लेस बेसिक देन ट्राइमिथाइल एमीन, ये बात भी सही है। तो यही स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया।
ये देखिए दूसरे स्टेटमेंट को, इसको पिरामिडल बोला हुआ है, गलत। ठीक है, इसको यहां पे पिरामिडल बोला हुआ है, गलत। इसको यहां पे प्लेनर तो बोला है, ये बात तो सही है, लेकिन कहता है कि ये मोर बेसिक देन दिस। अरे कैसे, जब इसका लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया तो अब ये अच्छा बेस कैसे हो सकता है, ये अच्छा लुईस बेस कैसे हो सकता है, ये लोन पेयर तो अब देगा नहीं ना। चलो, तो ये क्वेश्चन आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा फाइनली। तो बाय द एंड समरी इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एलिमेंट दैट डज नॉट शो कैटिनेशन इज, भाई कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब होता है एक ही तरह के एटम से लंबी लंबी चेन बना लेना। बात समझ में आ रही है? हाँ, एक ही तरह के एटम से लंबी लंबी चेन बना लेना, भले चाहे वो क्लोज चेन हो, ओपन चेन हो, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्लोज और ओपन लॉन्ग चेन बाय द सेम एटम, एक ही एटम के थ्रू लंबी लंबी चेन को बना लेना, क्या कहलाता है बेटा? कैटिनेशन कहलाता है। और मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छी कैटिनेशन पावर जो होती है वो कार्बन में होती है, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन टिन। और पीबी में ये कैटिनेशन पावर देखने को नहीं मिलती। पीबी में इस तरह की कोई कैटिनेशन पावर देखने को नहीं मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्बन की कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा क्यों होती है? ड्यू टू, ठीक है ना, हाई बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है, जिसके चलते कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है, जिसके चलते ये क्या करते हैं, आसानी से टूट नहीं पाते हैं और लंबी चेन बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये कैटिनेशन पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं और फ्यूचर में भी पूछे जा सकते हैं। द क्लोराइड दैट कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज इज, भाई ऐसा कौन सा इसमें से हैलाइड है, क्लोराइड है जो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता? तो भाई सब हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, SiCl4 हो, PbCl4 हो, SnCl4 हो, सब हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। सिर्फ एक CCl4 है जो नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, नो रिएक्शन। अब आप बोलेंगे सर नॉर्मल कंडीशन में मतलब क्यों नहीं? क्योंकि देखो, कार्बन पे माना कि पॉजिटिव चार्ज है, देने के लिए ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी है, लेकिन कार्बन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है जिसमें वो अपना लोन पेयर ले सके और हाइड्रोलाइज हो सके। तो CCl4 नॉर्मल कंडीशन में तो हाइड्रोलाइज नहीं होता। अब आप बोलेंगे सर मेरे मन में एक डाउट है, क्या? ये आप बार बार एक लाइन बोले जा रहे हो, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, मतलब क्या है आपका? कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब यह है कि नॉर्मल कंडीशंस में ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, लेकिन मैं जबरदस्ती करने पे आ जाऊं, यानी कि हाई टेम्परेचर पे मैं अगर जबरदस्ती रिएक्शन कराना चाहूं तो ये हाइड्रोलाइज हो सकता है। अब आपके मन में दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, आप बोलोगे सर फाइनली क्या बोलूं, हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो भाई मेरे, जब भी आपसे पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन विदाउट एनी कंडीशन, तो आप उसको नॉर्मल कंडीशन मान करके जवाब दीजिए। और ध्यान रखिए, नॉर्मल कंडीशन में ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देख लेना भाई। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एक्सेस क्लोरीन गिव्स, जब आप अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं, किसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा? अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ? एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ। तो ये रिएक्शन मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, पहले भी पढ़ा चुका हूं, अभी भी पढ़ा रहा हूं, अभी भी बता रहा हूं कि इस तरह की रिएक्शंस आप देख ही रहे हैं 2020 में आ चुकी हैं, और आगे भी इस तरह के घूमे फिरे क्वेश्चंस क्या होंगे बेटा, आते रहेंगे। ध्यान रखना, क्या इसका बेस्ट आंसर जो है वो है NCl3 एंड HCl, यानी कि अमोनिया प्लस क्लोरीन, और क्लोरीन किस में होना चाहिए? एक्सेस में होना चाहिए, तो बन के तैयार हो जाएगा बेटा NCl3 और HCl। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। एक्वारेजिया इज यूज फॉर डिसॉल्विंग नोबल मेटल, ठीक है ना, लाइक गोल्ड, प्लेटिनम एक्सेट्रा। द गैस इवॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस इज,
चाहूं तो इसका सीधे आंसर बता सकता हूं, लेकिन फिर आप कहोगे कि सर आप में और औरों में कोई अंतर नहीं है। कैसे कि और भी यही करते हैं कि आएंगे आंसर बता देंगे, फिर हमें रटना पड़ता है। तो नहीं भाई, मैं अपने वादे का पक्का हूं, जो आपसे प्रॉमिस किया है, हाँ कमिटमेंट किया है, मैं उसको पूरी ईमानदारी से फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको बाकायदा इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा ताकि आपको ये रिएक्शन रटना ना पड़े। जरा इधर ध्यान से देखना। बेसिकली एक्वारेजिया होता क्या है? एक्वारेजिया होता है बेटा 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3। इसको हम किस नाम से जानते हैं? एक्वारेजिया के नाम से जानते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले मान लीजिए ये HNO3 है। सपोज ये ब्रेक हुआ H2O प्लस 2NO प्लस O में। अब ये जो O है, ठीक है, किसके, इसके सामने कौन आएगा? HCl आएगा। कौन आएगा? HCl। अब मैं चाहता हूं कि ये जो HCl है, आई रिपीट, ये जो HCl है, ये पूरी तरह से क्या हो जाए? इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, ऑक्सीडाइज हो जाए। तो यहां पे कितने ऑक्सीजन लिबरेट होंगे बेटा? 3 होंगे। आप चेक कर लो, रिएक्शन बैलेंस हो रही है। तो 3 ऑक्सीजन क्या करेंगे? उसके लिए इनको 6 HCl चाहिए। कितने HCl चाहिए? 6 HCl चाहिए। तो 3 ऑक्सीजन और 6 HCl फाइनली क्या बनाएगा बेटा? H2O प्लस Cl2। तो कितने H2O बनेंगे बेटा? 3 H2O बनेंगे। और क्या बनेगा? 3 Cl2 बनेगा। करेक्ट। और ये कैंसिल हो गया। और आप कॉमन ले लोगे तो 2 और 6, तो कॉमन क्या आएगा? 1 and 3। यस और नो? यानी कि 1 पार्ट HNO3, 3 पार्ट HCl। तो इस पूरे प्रोसेस में रिलीज होने वाली गैस कौन सी थी? NO थी। दैट्स ऑल। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए बेटा? NO। तो ये प्रोसेस है बाकायदा बेटा, जिसके थ्रू आगे हम इस रिएक्शन को जब गोल्ड या प्लेटिनम से कराएंगे तो वहां पे क्या होगा बेटा? वहां पे कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं था कि वहां पे क्या बनेगा, हमारा क्वेश्चन ये था इसमें गैस कौन सी रिलीज होती है, तो वो NO गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NO, N2O, NO2 एंड N2O3। तो भाई मेरे NO में ये तो आपको सबको पता होना चाहिए, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन क्या होती है बेटा? +2 होती है। ठीक है, आगे N2O में अगर मैं बात करूं तो +1 होती है। अगर NO2 में मैं बात करूं तो बेटा ये +4 होता है। और अगर मैं N2O3 में बात करूं बेटा तो ये क्या होता है भाई मेरे? +3 होता है। तो अब आप इसके बेसिस पे ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा किस में होगा बेटा? NO2 में होगा। तो ये और ये तो उड़ा ही दो। अब बचा कौन? बचा C और D। तो सबसे ज्यादा NO2 देन N2O3। तो यानी कि आंसर क्या हो गया हमारा? D। बोले तो दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर दैट कंटेन 2 pH बॉन्ड इन ईच ऑफ द ऑक्सी एसिड इज। हमें यहां पे देखना है कि भाई इनमें से कौन सा ऑक्सी एसिड है जिसमें 2 pH बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है ना, 2 pH बॉन्ड। ठीक है ना, द पेयर दैट कंटेन 2 pH बॉन्ड इन ईच ऑक्सी एसिड। तो आइए हर एक की हमें स्ट्रक्चर बना करके देखनी पड़ेगी। तो यहां पे पहले तो हम ये देखना भाई कि कितने तरह के ऑक्सी एसिड हैं। तो एक तो है हमारे पास H4P2O5 है। ठीक है ना, एक तो ये है भाई। दूसरा कौन है? H4P2O6 है। चलो ठीक है, एक ये भी हो गया। और कौन है भाई? H4P2O5 तो आ गया, H3PO3 है। कौन है? H3PO3 है। और एक कौन है बेटा? H3PO2 भी है। ओके, H3PO2 भी है। यानी कि इन 4 ऑप्शन में 4 तरह के ऑक्सी एसिड हैं हमारे पास। एक H4P2O5, एक H4P2O6 और H3PO3 और H3PO2। तो आओ भाई सिंपल सिंपल खत्म कर देते हैं। पहले ये है लाइक दिस, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ऐसी। जब मैंने ऑक्सी एसिड पढ़ाए थे तो उस समय मैंने ये सारे ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रक्चर बताई है, आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, और ये है लाइक दिस। आपको पता है इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है?
सबसे इंटरेस्टिंग बात है इनके नाम, नाम याद होने चाहिए, नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बहुत से बच्चे इसको जानते हैं फास्फोरस एसिड के नाम से, इसको जानते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड के नाम से, सब जानते हैं, लेकिन कई बार इनके अलग हटके जो नाम होते हैं ना वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे H3PO3 को हम फॉस्फोनिक एसिड भी बोलते हैं। जी हाँ, किस नाम से जानते हैं? फॉस्फोनिक एसिड। और H3PO2 को हम बोलते हैं फॉस्फेनिक। क्या बोलते हैं? फॉस्फेनिक। तो फॉस्फोनिक, फॉस्फेनिक, फॉस्फोनिक, फॉस्फेनिक, इस तरह से भी नाम से जानते हैं। तो कॉमन नेम तो हर कोई जानता है, सिंपल नेम। आप थोड़े डिफरेंट नाम याद रख के जाओ। HNO3 को नाइट्रिक एसिड सब बोलते हैं, आप उसको एक्वाफोर्टिस बोलो। क्या बोलो? एक्वाफोर्टिस। ठीक है ना। ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड सब बोलते हैं, आप उसको ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलो। बात समझ में आ रही है? तो कुछ अलग नाम जो हटके होते हैं ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है। बहुत पहले क्वेश्चन आ गया था, मेटल की रिएक्शन हमें एजेन से करानी थी। आई रिपीट, किससे करानी थी? एजेन, AZANE। मैं कहता हूं मेटल की रिएक्शन एजेन से कोई भी करा सकता है, कोई भी, आप भी करा सकते हो। बट द समस्या इज दिस, द मेजर इश्यू इज दिस, हमें ये तो बताओ एजेन होता क्या है। हमें ये तो पता हो ना भाई कि एजेन होता क्या है। तो भाई मेरे एजेन बोलते हैं अमोनिया को। अब मैं बोलूंगा मेटल की रिएक्शन अमोनिया से कराओ, हर कोई करा देगा। लेकिन जब मैं बोलूंगा मेटल की रिएक्शन एजेन से कराओ, तो वही करा पाएगा जिसको एजेन के बारे में पता होगा। समझ में आया? तो ये कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जब जब मैंने जहां जहां जिस जिस बैच में पढ़ाया है बेटा, मैंने हमेशा इनके कॉमन नेम्स को जरूर बताया है। तो ये आप भी याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला आता है H4P2O5 को भी देखे लेते हैं भाई, कैसी स्ट्रक्चर होती है। लेट्स सी, POP बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, और यहां पे क्या है? OH है, यहां पे OH है, ये H है और ये H है। इसी तरह से एक इसको भी देखे लेते हैं, H4P2O6 को भी देखे लेते हैं। ठीक है, H4P2O6 की स्ट्रक्चर कैसी है बेटा? ये PP, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH, OH, OH और OH। करेक्ट। नाउ अब मुझे ये देखना है कि फाइनली इसमें से कौन है जिनमें दो पीएच बॉन्ड, जिसमें दो पीएच बॉन्ड है। तो एक तो H3PO2 है जिसमें दो पीएच बॉन्ड है, और एक आपका H4P2O5 है जिसमें दो पीएच बॉन्ड है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? H4P2O5 और H3PO2। देखो ये कॉम्बिनेशन कहां दिया हुआ है, ये कॉम्बिनेशन बॉम्बे में दिया हुआ है। तो फाइनल आंसर मेरा क्या हो गया बेटा? बॉम्बे हो गया। तो आपको ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए बेटा। अगर स्ट्रक्चर्स पता है तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड दैट डज नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन। भाई आपको बता दूं, पहला वाला ऑप्शन अगर मैं देखें तो पहला वाला ऑप्शन तो बहुत फेमस है। वो बोलता है कि अगर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन चाहिए तो ये इस कंपाउंड को, आई रिपीट, इस कंपाउंड को, बेरियम एजाइड को क्या करा दो? हीट करा दो, प्योर नाइट्रोजन मिलेगी। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता। अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर मैं हीट करूं तो N2 बनता है, Cr2O3 बनता है, H2O बनता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं NH4NO2 को बात करूं तो भैया यहां पे 4 हाइड्रोजन है, यहां पे 2 ऑक्सीजन है, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलके H2O बनाएंगे और N2 निकल जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर बचा कौन? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट अमोनिया बनाएगा और बनाएगा H2O बनाएगा और निकालेगा SO3। अब आपके मन में एक डाउट आएगा, क्या सर मुझे कैसे पता चलेगा किसमें नाइट्रोजन बनेगा, किसमें नाइट्रोजन नहीं बनेगा? तो भाई सीधी सी बात बता दूं, ये जो अमोनिया है, अमोनियम आयन है, ठीक है, अगर सामने इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
जैसे Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, N2 बनेगा। NO2 माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, N2 बनेगा। लेकिन अगर यहां पे SO4 की बात करूं तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर पा रहा है, ये अमोनिया ही देगा। अमोनिया ऑक्सीडाइज होकर के ही तो N2 बना रहा है। तो अगर अमोनियम आयन के साथ सामने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है तो वो नाइट्रोजन भी नहीं देगा, और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो नाइट्रोजन देगा। तो ये बात मैंने कहां पढ़ाई है, सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ाई हुई है, आप उसको एक बार अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो होगा इसका क्या होगा बेटा, डी। चलिए आगे देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है, among the oxide of nitrogen N2O3, N2O4, N2O5 the molecule having nitrogen nitrogen bond is oblique R। इसके लिए मैं आपको एक बहुत शानदार टेक्निक बता रहा हूं। मैं ऐसे आपको नहीं बोलूंगा कि ये स्ट्रक्चर याद कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं एक बहुत शानदार तरीका आपको बताता हूं। ऑक्सीजन और सेंट्रल एटम, बस यूं मान लो कि ये मेरा फेवरेट क्यूएसपी है। अब आप बोलेंगे क्यूएसपी क्या होता है, तो बहुत से बच्चे जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो तो जानते ही होंगे। क्यूएसपी की फुल फॉर्म होती है क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट, यानी कि मेरे वो पॉइंट्स जिनको मैं जब बता देता हूं तो आप इनको जब अप्लाई करोगे तो आपको तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट, दैट इज क्यूएसपी। तो अभी मैं आपको उसका एक ट्रेलर दिखा रहा हूं। पूरी फिल्म देखनी है तब तो आपको मेरे लेक्चर्स ही देखने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी ट्रेलर दिखाई देता हूं। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। अगर सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड से है, अगर सेंट्रल एटम कहां से है बेटा, सेकंड पीरियड से है। कहां से है, सेकंड पीरियड से। तो अगर ऑक्सीजन और सेंट्रल एटम का रेशो 2.5 आ रहा है तो लिंकेज होगा XOX। अगर 2.5 से ज्यादा है तो लिंकेज होगा XOOX। अगर 2.5 से कम है तो लिंकेज होगा XX। तो आइए जरा देखे लेते हैं। N2O3 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, N2O3 की। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, ये अच्छे से देख लिया। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लाइड को चेंज करूंगा, इसलिए मैं कह रहा था। ये अच्छे से देख लो भाई, ये टेक्निक अच्छे से देख लो, ऑक्सीजन और सेंट्रल एटम का रेशो। ओके, चलिए जरा ध्यान से देखना। मान लो ये N2O3 है। क्या है बेटा, N2O3, करेक्ट। अब N2O3 में ऑक्सीजन और सेंट्रल एटम का रेशो 3/2 यानी कि 1.5 आ रहा है। ऑक्सीजन अपॉन सेंट्रल एटम कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है, 3/2। हाँ या ना, करेक्ट, ठीक है। तो यानी कि इस हिसाब से अगर ये 2.5 से कम आ रहा है, किससे कम आ रहा है, 2.5 से, तो इसमें यार NN लिंकेज होना चाहिए। ये लीजिए N डबल बॉन्ड O लीजिए। ओके, और अगर वहीं पे दूसरा एग्जांपल कौन सा दिया हुआ है बेटा, N2O4, N2O5, आइए उनको भी देखे देते हैं। N2O4 की बात करूं तो बेटा 4/2 आ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन और सेंट्रल एटम कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। तो ये भी 2.5 से कम है, यानी कि इसमें भी NN लिंकेज होना चाहिए। और अगर मैं N2O5 की बात करूं तो N2O5 का जो रेशो आ रहा है, ऑक्सीजन और सेंट्रल एटम का रेशो आ रहा है, वो 2.5 आ रहा है। तो यानी कि 2.5 आ रहा है तो इसमें यानी कि NON लिंकेज होना चाहिए। ये लो भाई। तो फाइनली अगर उसने क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए इसमें से किस किस में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है, तो भाई इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड 2 में है, एक तो N2O3 में है और एक N2O4 में है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। बस आपको ये तरीका पता होना चाहिए जो मैंने ये बताया है। अगर ये आपने पढ़ा हुआ है तो आपको स्ट्रक्चर्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बड़े आराम से इसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है आपसे, क्या
क्या आप अभी भी कहोगे कि इनऑर्गेनिक रटने की चीज है? ये सब कुछ देखने के बाद, और ये तो अभी क्या है, सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो पूरी अभी बाकी है, ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। वो पिक्चर देखनी है तो भाई उसके लिए आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे, मंजिल बैच का देखो या फिर प्रहार, प्रयास, अर्जुना, जिसका देखना है देखो। लेकिन ये बात ध्यान रखना, फॉर गॉड सेक आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये मत कहो कि चीजें रटने की हैं, रटना नहीं है बेटा। हर एक चीज का लॉजिक है, बस डिपेंड करता है कि हमने उसको आपके सामने कैसे रखा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, द नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड्स इन P4O6। P4O6 स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है, लाइक दिस। ओके, अब इसमें ये पूछ रहा है पीओ बॉन्ड बताइए कितने हैं। तो पीओ बॉन्ड कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंसर सी, वेरी सिंपल। आप इसमें से आराम से गिन लीजिए, आंसर आ जाएगा भाई, कहां दिक्कत आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू फास्फोरस एटम इन हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड उसी को बोला है जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, फॉस्फेनिक एसिड। तो H3PO2, आई रिपीट H3PO2, और H3PO2 की स्ट्रक्चर अभी अभी बता करके चुका हूं, लाइक दिस। तो इसने क्या पूछा है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू फॉस्फोरस एटम इन हाइपोफॉस्फोरस। तो भैया दो हाइड्रोजन एटम है जो फॉस्फोरस से डायरेक्टली अटैच है। अगेन आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ नाइट्रोजन NCl3 इज पॉसिबल बट NCl5 है ना, लेकिन NCl5 पॉसिबल नहीं है। व्हाइल इन केस ऑफ फॉस्फोरस जो है PCl3 तो पॉसिबल है और PCl5 भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। आखिरकार ऐसा क्यों? NCl3 पॉसिबल है, NCl5 पॉसिबल क्यों नहीं है? पूरा क्वेश्चन छोड़ के हमें सिर्फ उस पर फोकस करना है, क्या कि NCl5 पॉसिबल, सॉरी PCl5 पॉसिबल है लेकिन NCl5 पॉसिबल नहीं है। दोनों में सिर्फ एक चीज का अंतर है, दोनों में सिर्फ एक चीज का अंतर है, और वो है d ऑर्बिटल का। किसका? d ऑर्बिटल का। तो बेटा d ऑर्बिटल इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। वेकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल है फॉस्फोरस के पास, नाइट्रोजन के पास नहीं है। मैं बाकी ऑप्शन तो देखना भी पसंद नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उस पर फोकस करूंगा कि भाई किसके पास d ऑर्बिटल है, किसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन P4O10। अभी अभी मैंने P4O6 की स्ट्रक्चर बनाई थी, वैसे ही P4O10 की भी बना लीजिए, बहुत ही सिंपल है। ये लीजिए, ओके, बन गया साहब P4O10 का स्ट्रक्चर, हाँ या ना? वेरी सिंपल। ये जो फास्फोरस है 1 2 3 और ये 4, हर एक फास्फोरस 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने में लगा हुआ है। तो कितने फास्फोरस है? 4, यानी कि 16 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं? 16 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। वेरी सिंपल, हर एक फास्फोरस 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। कैसे? 1 2 3 4, और कितने फास्फोरस हैं? 4, तो 4 इंटू 4 16। चलिए आगे बढ़िए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, द एलिमेंट दैट यूजुअली डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वो कौन सा एलिमेंट है डी ब्लॉक में जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तरह तरह की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता? कॉपर को ले लीजिए, +1 +2 दोनों पॉसिबल है। टाइटेनियम को ले लीजिए, +2 +4 दोनों पॉसिबल है। वेनेडियम को भी ले लीजिए, ये भी +2 +3 दोनों पॉसिबल है। एक स्कैंडियम ही है जो केवल और केवल +3 शो करता है, +2 भी शो नहीं करता, ओनली +3 लिखवा चुका हूं मैं डी ब्लॉक में, ओनली +3। तो केवल और केवल +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, किसकी? स्कैंडियम की। तो ये ध्यान रखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे,
अगला क्वेश्चन आता है द ट्रांजिशन एलिमेंट दैट हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इन, यानी कि वो एनर्जी रिक्वायर्ड जो मॉलिक्यूल को किस में बदल दे, एटम में बदल दे, ठीक है ना। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, तो भाई मैं आपको बता दूं, दो क्वेश्चन अलग अलग सालों में अलग अलग ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। एक बार मैक्सिमम भी पूछा जा चुका है और एक बार मिनिमम भी। यहां पे क्या पूछा गया है बेटा, लोएस्ट पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, लोएस्ट होता है जिंक का, आई रिपीट, लोएस्ट होता है जिंक का और हाईएस्ट होता है वेनेडियम का। यह बात ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है वो किसकी है, वेनेडियम की, और मिनिमम किसकी है, जिंक की, इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीजें पूछी जा चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रेस्पेक्टिवली प्रोड्यूस, क्या बनता है भाई। तो अगर जिंक की रिएक्शन मैं करूं, किससे, जिंक की रिएक्शन, तो जिंक जो होता है बेटा वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होता है, और जब आप इसकी HNO3 से रिएक्शन कराएंगे, किससे कराएंगे बेटा, HNO3 से, तो ये मैटर करता है कि HNO3 की कंसंट्रेशन कैसी है। अगर मैं 20%, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं 70% HNO3 को लूं तो ये मेरे लिए एक तरह का कौन है, कंसंट्रेटेड HNO3 है। अगर मैं 20% HNO3 लूं तो ये मेरे लिए एक तरह का कैसा है, डाइल्यूट। और अगर मैं 6% HNO3 लूं तो ये मेरे लिए एक तरह का कैसा HNO3 है, वेरी डाइल्यूट, करेक्ट, ओके। अब आगे 70% HNO3 हो या 20% हो या 6% हो, मेटल नाइट्रेट का तो फॉर्मेशन होगा ही होगा। लेकिन 70% वाले केस में बाई प्रोडक्ट NO2 बनता है, 20% वाले केस में N2O बनता है, और 6% वाले केस में अमोनिया बनता है। यह अलग बात है कि अमोनिया बेसिक और मीडियम एसिडिक होने के चलते फाइनली ये NH4NO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे हमारे लिए यहां पे जो पूछा गया है वो पूछा गया है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, यानी कि यहां पे एक तो पूछा गया है 20% वाला और एक पूछा गया है 70% वाला। तो 20% में N2O और 70% में NO2 का फॉर्मेशन होगा। तो भैया आंसर आ गया सी, वेरी सिंपल। ये सारी रिएक्शंस मैंने सॉल्ट एनालिसिस और जगह जगह पढ़ाते समय बताई हुई हैं, इनको आप फॉलो करें। मैंने बहुत सारे QSP बताए हुए हैं जिनके बेसिस पे आप S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक की रिएक्शंस रटोगे नहीं, बड़े आराम से सॉल्व करोगे। ये उसी का एक ट्रेलर है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। और बहुत से बच्चे जिन्होंने मेरे से पढ़ा होगा वो कह भी रहे होंगे कि हाँ यार बात सही है, सर ने ये सारी चीजें बताई हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है ट्रांजिशन मेटल आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर इन रूबी एंड एमराल्ड आर रेस्पेक्टिवली। भाई ऐसा है, ये एक तरह के सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है ना, जेम्स सिलिकेट्स होते हैं। ये देखो एमराल्ड तो मैंने पहना भी हुआ है, दिखाई दिया ये। एनीवेज रूबी रेड कलर का होता है, एमराल्ड ग्रीन कलर का होता है, और इनमें जो मेटल आयंस होते हैं जिनकी वजह से इनमें कलर आते हैं, बेसिकली ये जो मेटल आयंस होते हैं ये इंप्योरिटी का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, इंप्योरिटी का काम करते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज क्रोमियम। हर एक में, दोनों में, चाहे वो रूबी हो, क्या हो रहा है भाई, हाँ, चाहे वो रूबी हो चाहे वो एमराल्ड हो, उनमें कलर के लिए एक ही आयन रिस्पॉन्सिबल है और वो है क्रोमियम। चलिए ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ईमानदारी से बोल दूं मैं, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते भैया, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है। अगर मैं आपसे बोलूं सबसे ज्यादा कौन करता है भाई, तो देखो डी ब्लॉक में ऑस्मियम और रुथेनियम है जो +8
ऑक्सीडेशन शो करते हैं, लेकिन वो तो बेचारे इसमें है ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है। तो यहां जो ऑप्शन में है उसमें बेस्ट आंसर होगा मैग्नीज। ये कहां तक शो करता है बेटा? अप टू +7, +7 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कहां तक शो करता है बेटा? +7 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो बेस्ट आंसर इसका हो गया क्या? मैग्नीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये तो क्या बताऊं, मतलब लड्डू क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, ये तो आप ऐसे ही देखते ही बता दोगे। इन द फॉलोइंग रिएक्शन ZNO इज रेस्पेक्टिवली एक्टिंग एज, किसकी तरह बिहेव करता है भाई? तो जरा ध्यान से सुनना। ZNO एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है? एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक होता है, यूं को दल बदलू होता है, एसिड के सामने बेस की तरह, बेस के सामने एसिड की तरह बिहेव करता है। तो Na2O अगर मैं देखूं तो वो बेस है, तो वहां पे ZNO किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह। और CO2 एसिडिक है, तो वहां पे ZNO किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह। यानी कि पहले वाले में वो एसिड है, दूसरे वाले में वो बेस है, यानी कि इसका आंसर क्या है लाला? इसका आंसर है डी। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not formed when H2S react with acidic K2Cr2O7 solution? एसिडिफाई K2Cr2O7 का जब हम यूज करते हैं तो H2S का वो क्या करता है? आइए देख लेते हैं। ये K2Cr2O7 है और कैसा है? एसिडिक है। कैसा है? एसिडिक। क्या बनेगा बेटा? K2SO4 बनेगा, Cr2SO4 होल थ्राइस बनेगा, साथ में बनेगा H2O और बनेगा O। अब दिमाग में एक लाइन फिक्स कर लो, O के सामने जो आएगा, आई मीन ऑक्सीजन के सामने जो आएगा वो ऑक्सीडाइज होकर जाएगा। ऑक्सीजन के सामने जो आएगा वो ऑक्सीडाइज होकर जाएगा, और हाइड्रोजन के सामने जो आएगा वो रिड्यूस होके जाएगा। तो ये अपन पढ़ते ना, वो एसिडिफाई KMnO4, एसिडिफाई डाइक्रोमेट, ये वो वाली रिएक्शन है। मैंने ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख दी कि आप पहचान भी ना सको कि क्या है, मैंने पूरी रिएक्शन सॉल्व करके लिखी है। और आप चाहो तो मैं इसको बैलेंस भी कर देता हूं। पोटेशियम कितने? 2 बैलेंस है, क्रोमियम 2 बैलेंस है, यहां पे सल्फेट कितने हैं बेटा? 1 इधर है, 3 इधर है, यानी कि 4 है। तो मैंने यहां पे 4H2SO4 कर दिया। 4H2SO4 का मतलब है कि यहां पे 4H2O होगा। क्या होगा बेटा? 4H2O। अब 4H2O बनने के लिए 4 ऑक्सीजन कहां से आए? सल्फेट तो देगा नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कौन है? डाइक्रोमेट। तो 4 ऑक्सीजन यहां से आए, तो यहां कितने थे? 7, गए कितने? 4, बचा कितना? 3। ये लो। अब वो जो ऑक्सीजन है उसके सामने कौन आएगा साहब? H2S आएगा। ये ऑक्सीजन इस H2S से रिएक्ट करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, H2O में बदलेगा और सल्फर निकल जाएगा। और रिएक्शन बैलेंस करने का तरीका है कि वहां पे पहले स्टेप में 3 ऑक्सीजन बनी है, इस स्टेप को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लो भाई बैलेंस भी हो गया। बाकी जो उड़ाना है उड़ाते रहना, ठीक है ना, वाटर फॉटर जो भी है, कुल मिलाकर के यहां पे सल्फर बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। तो आप देख लो, मैंने आपको रिएक्शन भी रटने नहीं दी है, मैंने पूरा उसका आपको मैकेनिज्म बताया है। ये लाइन में बार बार इसलिए कहता हूं कि प्लीज आपसे हाथ जोड़ के मेरी बेटा रिक्वेस्ट है कि प्लीज चीजों को रटिए मत, वो लंबे समय तक दिमाग में नहीं रहती हैं। और एक बात मेरी अच्छे से नोट करके रख लो, क्या कि जब आप पेपर देने जाते हो बेटा, तो वहां पे जब मैक्सिमम आपको टेंशन लेवल जो आपका बहुत पीक पे होता है, बहुत हाई पे होता है, तो दिमाग में सबसे पहले वही चीज वेपोराइज हो जाती है जो आप रट के गए थे। वहां पे आपके साथ सिर्फ वही चीज बचती हैं जो आप समझ के गए थे। तो चीजों को बेटा समझ के जाओ, ना कि रट के। ये लाइन मेरी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पोटेशियम डाइक्रोमेट व्हेन हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड अ सॉल्युबल क्लोराइड गिव ब्राउन रेड वेपर। बेसिकली देखा जाए बेटा तो ये एक बहुत ही वेल नोन टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। जी हां, क्या बोलते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। और इसमें होता क्या है, K2Cr2O7 की रिएक्शन, ठीक है, K2Cr2O7 की रिएक्शन हम कराते हैं बेटा NaCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और बन के तैयार होती है बेटा CrO2Cl2 की रेड ब्राउन वेपर, ब्राउन रेड कलर वेपर, कुछ भी बोल सकते हैं, या रेडिश ब्राउन वेपर CrO2Cl2 की। तो द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। हीटिंग मिक्सचर ऑफ Cu2O एंड Cu2S विल गिव, क्या देगा भाई? Cu2O Cu2S क्या देगा? ये थोड़ा सा मेटलर्जी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी डी ब्लॉक और इन सब में भी पढ़ा दिया जाता है, इसलिए मैंने इसको यहां पे लिया है। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन कहां पे पढ़ते हैं हम? मेटलर्जी में पढ़ते हैं। तो Cu2O और Cu2S है, जैसा कि आप जानते हो सेल्फ रिडक्शन होगा। क्या होगा? सेल्फ रिडक्शन होगा। और सेल्फ रिडक्शन में क्या बनेगा? कॉपर बनेगा और SO2 निकल जाएगा। दैट्स ऑल। अब आप देखिए पूरे क्वेश्चन में क्या किया है, कहीं सेल्फ रिडक्शन का नाम नहीं लिया, कहीं कुछ नहीं लिया। बच्चे को लगेगा यार, बच्चे को हवा भी नहीं लगेगी कि ये मेटलर्जी का है, कहां का है, लेकिन ये इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिए, ये एक तरह का क्या हुआ? सेल्फ रिडक्शन हुआ, जहां पे इसने तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया, इसने रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया, फाइनली कॉपर बनके तैयार हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। और याद रखना, मेटलर्जी के दौरान रिलीज होने वाली गैस जो SO2 होती है, वही बेसिकली देखा जाए बेटा तो एसिडिक रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? मिश मेटल। मिश मेटल इज एन एलॉय कंसिस्टिंग मेनली ऑफ, सबसे ज्यादा उसमें क्या पाया जाता है? तो भाई मैं आपको बता दूं, मिश मेटल में बेसिकली सबसे ज्यादा लैंथेनॉइड्स पाए जाते हैं 95%। जी हां, 95% लैंथेनॉइड पाए जाते हैं, प्लस 5% कौन होता है? आयरन। और बाकी ट्रेसेबल अमाउंट में कुछ और भी एलिमेंट्स मिलते हैं, लेकिन यहां पे वर्ड है मेनली। तो मेनली तो भैया लैंथेनॉइड होता है जो 95% होता है। हाँ, 5% उसमें क्या होता है बेटा? आयरन भी प्रेजेंट होता है। दोनों का कॉम्बिनेशन मिश मेटल कहलाता है। ओके, चलिए। और हां, ध्यान रखना, लैंथेनॉइड्स यानी कि F ब्लॉक में ये बहुत ही मेन कैरेक्टर है। जब पूछा जाता है क्या लैंथेनॉइड्स एलॉय बनाते हैं? हाँ साहब, बनाते हैं। तो उसमें मिश मेटल का नाम सबसे पहले आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम रेस्पेक्टिवली आर। बहुत ही धांसू क्वेश्चन है और मैं आपको यहां पे एक शानदार नॉलेज भी दूंगा, आपके काम आएगी। क्या? देखो, जो F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, मेन देखा जाए तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +7 भी बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? +7। लेकिन ध्यान रखना, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होती है। क्या होती है? अनस्टेबल होती है। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए मैक्सिमम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +6 जवाब देना, जो यूरेनियम बनाता है। जी हां, मैं दोबारा बोलता हूं, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए क्या मैक्सिमम हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +6 आंसर देना, +7 मत बोलना। क्या बोलना? +6। +6 स्टेबिलिटी के लिहाज से मैक्सिमम स्टेबल ऑक्सीडेशन +7 है। ठीक है, और अगर बोला जाए नहीं मैक्सिमम बताओ, भले चाहे वो अनस्टेबल हो, तो +7 बोलना। तो ध्यान रखिए, +7 हाईएस्ट है लेकिन अनस्टेबल, +6 हाईएस्ट है विद स्टेबल। ओके, और ध्यान रखिए
जैसे यूरेनियम की बात करें तो ये +6 बनाता है, प्लूटोनियम +7 बनाता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए। वेरी सिंपल। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनॉइड्स आर शोन बाय। तो दो एलिमेंट होते हैं, कितने एलिमेंट हैं? दो हैं, एक तो है नेपच्यूनियम और एक है प्लूटोनियम। ये दोनों ही एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं और वो कितनी होती है? +7 होती है। बट ध्यान रखना, अभी अभी बताया है, अनस्टेबल होती है। क्या होती है? अनस्टेबल होती है। तो बेटा ये थे फाइनली हमारे आज के PYQs। होपफुली आपको बढ़िया से अच्छे से समझ में आए होंगे। और चलते चलाते बस एक बात कहूंगा कि जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था उन सारी चीजों को फॉलो करिएगा। और कभी भी बेटा बुरे वक्त से या यूं कहिए अंधेरे से घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तारे अंधेरे में ही चमकते हैं। और तुम लोग यार स्टार्स से कम थोड़ी ना हो यार, तुम्हें भी एक दिन आगे जाके बहुत चमकना है। तो इसलिए कूल माइंड होके पढ़िए, आराम से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। बाय बाय।